एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू रीस्टार्ट। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड आज के इस सुपर डुपर लेक्चर में हम देख रहे हैं आपके साइंस के टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन एंड प्रोत्साहन मिलते रहेगा इस तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियोस एंड लेक्चर्स आपके लिए बनाने के लिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करता हूं। जो भी मैं पढ़ाता हूं उसका एज इट इज पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आइए समझते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, हम घर से बाहर निकले हैं, आप रास्ते पे निकले, आपको इतनी सारी चीजें दिखाई देंगी, दूसरे लोग दिखेंगे, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, आसमान दिख रहा है, सूर्य है, चंद्र है, सितारे हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। टेक्सचर मतलब अलग अलग तरीके का फील होता है। हवा है, आप फील कर रहे हो, पानी है, गीला लग रहा है, कोई सॉलिड चीज है उसको आप दबा रहे हो, हाँ यार इसको मैं फील कर पा रहा हूं। तो अलग अलग टेक्सचर की, साइज की, शेप की हर चीज आपको इस दुनिया में दिखती है, हमारे आसपास दिखती है, बराबर है, राइट? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच द साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जो कुछ भी हम देखते हैं पूरे यूनिवर्स में, जितना भी कुछ है, जो भी आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं कि वो मैटर से बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। साइंटिस्ट लोगों ने नाम दे दिया कि ये किसका बना है? मैटर का बना है। मैं किसका बना हूं? मैटर का बना है। पेड़ पौधे किसके बने? मैटर के बने। एनिमल किसके बने? मैटर का बना है। पानी, हवा, सब कुछ क्या है? मैटर है। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ नथिंग बट मैटर। ठीक है, मैटर नाम दे दिया। अच्छा, द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं हवा में, जो हम खाना खाते हैं, जो पत्थर हैं, जो बादल हैं, सितारे हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, छोटा सा पानी का ड्रॉप ले लो, और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कुछ क्या है? मैटर है। ऑल द थिंग्स मेंशन्ड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अपनी बात करूं, मेरे पास कुछ मास है ना, कुछ तो है मेरे अंदर, है ना। कोई मुझे उठाने जाएगा तो कितना भारी हो गया, मतलब मेरे अंदर कुछ मास है। इसके अंदर कुछ मास है, इसको मैं उठाने की कोशिश करता हूं तो हाँ मुझे कुछ तो फील हो रहा है, इसके अंदर मास है, इसके अंदर मास है, इसके अंदर मास है। मैं पानी पीता हूं, अब यहां पे मैंने ये 1.5 लीटर के बोतल में पानी भर के रखा हुआ है, तो इसके पास भी कुछ मास है। एंड अगर आप देखो तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतनी जगह, इतनी सी जगह ये ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये पानी अगर मैं किसी और कंटेनर में डालूं, फॉर एग्जाम्पल ये पतीला ले लूं, अब मैंने ये पानी सारा का सारा पतीले में डाल दिया, तो पानी ने कंटेनर चेंज कर लिया, बॉटल से पतीले में आ गया। लेकिन क्या वो अभी भी उसके पास मास है? हाँ है, वजन फील हो रहा है मुझे। क्या वो अभी भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? ऑफ कोर्स। देखो भाई, मेरे हाथ पे काफी सारा इसका वजन पड़ रहा है, इसके पास मास है, और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह दिख रही है आपको, इसके अंदर की जगह उसने ऑक्यूपाई कर ली। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि जितना भी मैटर है, ऑल द थिंग्स मेंशन्ड मैटर अराउंड अस, इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मतलब दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब बेसिकली गाना गाने का वॉल्यूम नहीं, टीवी का वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मतलब स्पेस, जगह रोक रहा है, जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। पानी जगह रोक रहा है, मैं जगह रोक रहा हूं, ये मेरा हेयर का ब्रश ये जगह रोक रहा है, इसके पास भी कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। बात तो आपको समझ में आ रही है। बेसिक मैटर क्या है? मैटर, एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर, इट हैज मास एंड वॉल्यूम। ठीक। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, जो पुराने पुराने भारतीय फिलोसोफर्स हैं, जो ऋषि मुनि वगैरह होकर गए हैं पहले, जो ज्ञानी लोग होकर गए हैं, दे क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व जिसको बोलते हैं। हवा, धरती, अग्नि, स्काई एंड जल। ठीक है, वायु, और एयर को वायु बोलते हैं, अर्थ को धरती बोलते हैं, फायर इज अग्नि, स्काई, स्काई को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं याद, पानी जल होता है। तो ये पंच तत्व, इस तरीके से इन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, जो ज्ञानी ऋषि मुनि जो होकर गए हैं, उन्होंने क्या बोला? मैटर, मैटर जो हम हमारे आसपास देखते हैं वो 5 चीजों से बना है, पंच तत्वों से बना है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन आज, अच्छा, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जो थे, ग्रीक, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार से मैटर को क्लासिफाई किया था कि हाँ हवा होती है, धरती होती है, पानी होता है, अग्नि होती है। इस तरीके से इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स दोनों ने मैटर को क्लासिफाई किया था। लेकिन आज के टाइम पे जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट, वो मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। आपको बताता हूं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक ऑन
फिजिकल नेचर, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल नेचर पे और एक होता है केमिकल नेचर पे। सिंपल आपको बताऊं, फिजिकल नेचर के हिसाब से किस तरीके का क्लासिफिकेशन बनेगा कि कुछ चीजें हैं जो सॉलिड हैं, सिंपल बता रहा हूं, कुछ चीजें हैं जो लिक्विड हैं एंड कुछ गैस हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास अवेलेबल है एंड ये होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। एंड जो केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, ये होता है मेटल्स, आपने सुना होगा मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं, उसी तरीके से एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो ये होता है केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन, ये तो हम आगे देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आप ये सब देखते हो। आज हम इस चैप्टर में जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है सॉलिड लिक्विड गैस का, वो हम यहां पर देखने वाले हैं आज के चैप्टर में। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है, चलिए। तो मैटर क्या है, इन्होंने सबसे एक बेसिक बात बताई कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल है? देखो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट भी नहीं है, आपको पता है एटम्स होते हैं और एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इतना बेसिक तो आपने शायद 8वीं 7वीं में भी सुना हुआ है। अब मैं पानी की बात करूं तो पानी के अंदर कौन से पार्टिकल है? आप बोलोगे हाँ सर H2O। पानी क्या होता है? H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर H2O, ये पानी बनता है। इसका मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम इस तरीके से और एक ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें मिलकर, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये तीनों एटम मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। आप इतना जानते हो? तो मुझे बताओ, यही सारे मॉलिक्यूल्स, इनको ही मैं पार्टिकल्स बोल सकता हूं। और यही पार्टिकल्स, अभी कहां गया मेरा पानी? ये जो पानी है इसी के अंदर वही सारे पार्टिकल्स हैं, H2O के सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर घूम रहे हैं, इसके अंदर इकट्ठा हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो मैटर है, जो पानी है, वो पार्टिकल्स का बना है, मॉलिक्यूल्स का बना है। हवा क्या है? हवा में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी गैसेज होती है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल O2, नाइट्रोजन का सिंगल मॉलिक्यूल N2, CO2 का CO, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे पार्टिकल्स मिलकर हवा बन रही है। उसी तरह पानी बन रहा है यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से। सिंपल बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अब मुझे बताओ, इसके अंदर आपको पानी के पार्टिकल समझ में आ गए। ये मैं अगर एक पार्टिकल मानूं तो ये सारे पार्टिकल क्या है? H2O है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें अगर नमक ऐड किया जाए, सॉल्ट, तो सॉल्ट के भी पार्टिकल्स होंगे। सॉल्ट क्या होता है? जो खाने का नमक हमारे घर पे मिलता है, वो क्या है? वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। सोडियम और क्लोरीन ये एलिमेंट्स होते हैं, आप जानते हो इन्हें, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो, समझदार हो आप। सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl, सोडियम क्लोराइड, घर का टेबल सॉल्ट बनता है। और वो नमक आपने पानी में डाला, आपने उसको स्टर किया, स्टर मतलब क्या? मिक्स किया। तो ये नमक के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में अरेंज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दया, बात समझिए, इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच में, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में स्पेस है। पानी के पार्टिकल्स सारे के सारे जुड़े हुए, चिपके हुए नहीं है, उनके बीच में स्पेसेस होती है। और उन स्पेसेस में सोडियम और क्लोरीन अरेंज हो सकते हैं, यस और नो? तो बेसिकली क्या होता है? मैटर कैन मिक्स विथ ईच अदर एंड दे कैन अरेंज देमसेल्व्स इन बिटवीन द पार्टिकल्स। पानी के पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water. सिंपल बात आपको मैंने यहां पे बताई। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको? हमने बोला मैटर पार्टिकल का बना है, हमने बोला पार्टिकल्स के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। एंड आप जब किसी चीज को डिसॉल्व करते हो पानी में, तो वो जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट आपने डिसॉल्व किया, आपने शुगर डिसॉल्व किया, शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल के बीच बीच में आ जाएंगे, बिकॉज वहां पर क्या है? स्पेस है। सिंपल बात आपको मैंने बताई, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। चलो मैटर, चलो तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि मैटर क्या है? पार्टिकल से बना है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, ठीक है। फिर क्या पूछा है? हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? हमने बोला पार्टिकल तो है, लेकिन पार्टिकल कितना छोटा है? हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मतलब बेसिकली एक एटम या एक मॉलिक्यूल, जिसको हम
पार्टिकल ऑफ मैटर बोल रहे हैं, एटम या मॉलिक्यूल, ये कितना छोटा होगा, कितना छोटा, बहुत छोटा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उतना छोटा है। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पे दिया हुआ है। आपने 100 ml पानी लिया, आपने उसके अंदर, आपको दिख रहा है दो छोटे छोटे क्रिस्टल्स, दो छोटे छोटे पार्टिकल्स, हमने KMnO4 मतलब क्या, पोटेशियम पर मैंगनेट, हमने क्या लिया, ध्यान से सुनिए, हमने लिया पोटेशियम पर मैंगनेट, स्पेलिंग बराबर है पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। उसके छोटे छोटे दो क्रिस्टल मैंने डाले 100 ml पानी के अंदर और उसको मैंने मिक्स किया, तो वो डिसॉल्व हो गया। आपको पूरा कलर भी दिख रहा है यहां पे ना, पर्पल वायलेट कलर आ गया यहां पे डार्क। फिर आपने इस 100 ml में से ये जो आपका 100 ml का सॉल्यूशन बना, इसको मैं क्या बोलता हूं, सॉल्यूशन, पोटेशियम पर मैंगनेट का सॉल्यूशन, उसमें से मैंने 10 ml लिया। क्या किया, उसमें से मैंने 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उसको मैंने फिर से पानी के अंदर डाला, फिर से मैंने 100 ml का एक और सॉल्यूशन बनाया। लेकिन मुझे बताओ, इसको मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकता हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। नहीं बात समझ में आई? पहले आपने सीधा पानी लिया 100 ml वाटर, उसमें आपने दो क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डिसॉल्व करे, आपको ये सॉल्यूशन नंबर 1 मिला। उसमें से मैंने 10 ml लिया और फिर से मैंने पानी के अंदर डाल के 100 ml का सॉल्यूशन बनाया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बना, इसको मैंने बोला सॉल्यूशन नंबर 2। उसमें से फिर से मैंने 10 ml लिया, फिर से उसके अंदर मैंने 90 ml पानी डाला। अब समझिए बात को, इसके अंदर मैं और 90 ml का पानी डालूं तो फिर से एक 100 ml का सॉल्यूशन बनेगा, इसको मैं सॉल्यूशन नंबर 3 बोलूं। ये और ज्यादा डाइल्यूट है, मोर डाइल्यूट, ऐसे बोल सकता हूं, मोर डाइल्यूट। डाइल्यूट कब होती है कोई चीज, जब आप पानी ऐड करते हो तो उस चीज को हम डाइल्यूट बोलते हैं कि वो डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, कहानी खत्म नहीं हुई, इसमें से भी मैंने 10 ml लिया, इसके अंदर और 90 ml पानी डाला, तब जाके एक और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 4 बोलता हूं इसको मैं, और 100 ml सॉल्यूशन बना। मुझे बताओ, क्या आपको कलर में चेंज दिख रहा है? ये सारी बातें मैं हटा देता हूं। ये, इसको मैं अगर डार्क बोलूं, डार्क कलर था बिकॉज उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल ज्यादा हैं। बात समझिए, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला उसके पार्टिकल्स सबसे ज्यादा सॉल्यूशन नंबर 1 में है, तो उसको मैंने डार्क कलर बोला। फिर दूसरा सॉल्यूशन जो बना, सॉल्यूशन नंबर 2, उसको मैं लेस डार्क बोल सकता हूं, लेस डार्क। फिर सॉल्यूशन नंबर 3, और ज्यादा डार्कनेस कम हुई, मतलब कलर और कम हो गया। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करते जा रहा हूं, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं। आपको पता है, ये जो दो क्रिस्टल है ना, इतना, मतलब मान लो मैंने 1 ग्राम से भी कम पोटेशियम परमैंगनेट लिया, 1 ग्राम से भी कम पोटेशियम परमैंगनेट 1000 लीटर की टंकी होती है ना पानी की, उसमें अगर आप डालो तो भी आपको कलर दिखाई देगा। मतलब सोचो, ये जो KMnO4 है, KMnO4, उसके पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे। इतू सा भी अगर मैं डालता हूं तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 1000 लीटर की टंकी के अंदर। मतलब इसके जो एटम है, इसके जो मॉलिक्यूल है, वो बहुत छोटे हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उससे छोटे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या बोला है, विथ एवरी डाइल्यूशन, पानी डाला ना हमने, 10 ml लिया, 90 ml पानी डाला, फिर 10 ml लिया, 90 ml पानी डाला, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। दो द कलर बिकम्स लाइट, कलर लाइट होते जाता है, बट इट इज स्टिल विजिबल। एंड हमने आखिरी बात क्या बताई, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 1 ग्राम से भी कम, दे कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम मतलब स्पेस, बहुत सारा पानी, 1000 लीटर के पानी को भी हम कलर दे सकते हैं थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट से। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 1 क्रिस्टल मतलब कितना, आपको ये दिख रहा है, जूम करके दिखाओ तो समझ में आएगा। ये दिख रहा है, ये इसको मैं बोलता हूं 1 क्रिस्टल, और इस एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स KMnO4 के होंगे, और वही सारे पार्टिकल्स इतने सारे पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तब भी उनका कलर आपको दिखाई देगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक समझ में आया? फिर हमने क्या बोला था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। कितने स्मॉल होते हैं ये हम आगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, उसी तरह से अगर शुगर को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो मुझे एक बात बताना, शुगर के भी जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं बोलूं यहां पर वाटर के पार्टिकल्स हैं, आपको दिख रहा है ब्लू कलर के सर्कल्स बना रहा हूं, ये वाटर के पार्टिकल हैं। जब आप शुगर को डिसॉल्व करोगे तो शुगर के भी पार्टिकल्स
वाटर के पार्टिकल्स के बीच में आ जाएंगे। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। एंड जब कोई चीज हम डिसॉल्व करते हैं तो उस शुगर के या सॉल्ट के पार्टिकल पानी के पार्टिकल के बीच में अरेंज हो जाते हैं। इसी तरह से होता है डिसोल्यूशन। ठीक है, उसी तरह से हम नींबू पानी बना रहे हैं। तो नींबू पानी बनाते वक्त मुझे बताओ, आपने पहले लिया वाटर, वाटर में आपने डाला शुगर, शुगर के साथ आपने डाला सॉल्ट, सॉल्ट के साथ साथ आपने डाला लेमन जूस, नींबू लिया उसको निचोड़ा, लेमन जूस आ गया। और क्या डालोगे आप? शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, लेमन जूस हो गया, वाटर हो गया। आपने बर्फ डाला, चलो बर्फ तो ठीक है। आपने रॉक सॉल्ट भी डाला, आपको जरा मजा आ रहा था, संचर डाला आपने, रॉक सॉल्ट। तो ये सारी चीजें वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में अरेंज हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। मतलब ये आपका अगर एक ग्लास है, उसमें ये वाटर के पार्टिकल्स थे इस तरह से, तो ये सारी चीजें शुगर है, फिर सॉल्ट भी ले लेंगे, चलो सॉल्ट किधर है? सॉल्ट आ गया, शुगर आ गया, लेमन जूस आ गया, कहाँ है लेमन जूस? चलो लेमन जूस भी डालो, ये लेमन जूस आ गया। तो ये सारी चीजें वाटर के पार्टिकल्स के बीच बीच में अरेंज हो जाएंगी, बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बोला? फाइनल पॉइंट हमने क्या बोला? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम एंड सो वी कैन डिसॉल्व वन फॉर्म ऑफ मैटर ओवर अनदर। ओवर मतलब उसके अंदर। ये आपने सॉल्ट को पानी में डाला तो सॉल्ट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल के बीच बीच में अरेंज हो गए। ये हमारा पहला मुद्दा यहां पे क्लियर हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यहां तक की सारी बात आपको आई होप समझ में आ रही है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सिंपल भी है लेकिन मजेदार भी है, मजा आ रहा है समझने में, है ना? उसी तरह से चलो, अगरबत्ती ली और अगरबत्ती को मैंने जलाकर एक कोने में रख दिया। मेरे घर के एक कोने में मंदिर है, वहां पर मैंने अगरबत्ती को जलाकर रखा है। थोड़ी देर में पूरे घर में मुझे उसका सुगंध आएगा, पूरे घर में। मतलब क्या होगा सर? आपको पता है अगरबत्ती को जलाओगे तो ये सारा स्मोक उसमें से बाहर आएगा और इसी स्मोक के अंदर उसकी जो सुगंध है वो इसी स्मोक के अंदर है। अच्छा, जब तक आपने अगरबत्ती जलाई नहीं थी तब आपको अगर अगरबत्ती सूंघनी है तो ऐसे करके सूंघना पड़ेगा, ऐसे, अदरवाइज आपको स्मेल नहीं आएगा। लेकिन आपने उसको जलाया, जलाने के बाद उसमें से निकला धुआं, धुएं के अंदर थी सुगंध, धुएं में क्या थी? सुगंध। और धीरे धीरे वो धुआं एयर में स्प्रेड आउट हो जाएगा। ये जो सारा का सारा धुआं है वो एयर में मिक्स हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। यस और नो? और स्प्रेड भी कैसे होगा? इवनली। आप घर में कहीं पे भी चली जाओ आपको सुगंध आएगी। अगरबत्ती का सारा धुआं आपके रूम में स्प्रेड आउट हो गया, इवनली स्प्रेड आउट हो गया। आप कहीं पे भी यहां से भी सुगंध आ रही है, यहां से भी सुगंध आ रही है, सब जगह से आपको अगरबत्ती की सुगंध आती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मुद्दा क्या है, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक और बात, अब मैंने ठंडा और गर्म पानी लिया है, ध्यान से सुनिए, मजेदार बात है। हमने ठंडा और गर्म पानी लिया है। आपको एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, पानी के पार्टिकल्स है मान लो, ठीक है, ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। दे आर इन मोशन, रैंडम मोशन, कहीं पे भी जा रहे हैं ये, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन रैंडम मोशन। मैं ये लिखना चाहूंगा अपने हाथों पे, नहीं, यहां पे लिखना चाहूंगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ऐसा नहीं है ना किसी पार्टिकल को पता है अरे मेरे को उधर ही जाना है, नहीं, पार्टिकल्स को कुछ नहीं पता, दे आर मूविंग रैंडमली, कहीं पे भी जा रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। मतलब पानी के अंदर भी जितने मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, आड़ा टेढ़ा, अरे इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, ऐसे ही चलते रहते। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। हम भी मोशन में है, मोशन रिस्टार्ट विद मोशन, पार्टिकल्स भी मोशन में है। इतना बात आपको क्लियर हुआ? ऐसे ऐसे भागते रहते हैं यहां वहां, बावरे होकर, पागल होकर भाग रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये पार्टिकल मोशन में है, कैन आई से इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी?
आप समझते हो ना काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज जब मोशन में होती है या मूवमेंट दिखाती है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसा हम बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मोशन, पार्टिकल के मोशन की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। ठंडे पानी में मूवमेंट इज स्लो। सिंपल बात समझना, ठंडे पानी में जब पानी ठंडा है हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज लेस। ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। काइनेटिक एनर्जी इज लेस। गर्म पानी में वही जो पार्टिकल्स हैं गर्म पानी के अंदर, ये जो पार्टिकल्स गर्म पानी के अंदर दे आर मूविंग वेरी फास्ट। गर्म पानी के अंदर इनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा फास्ट है। मूवमेंट इज फास्ट, तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज मोर। तो एकदम बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूं, जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, फॉर एग्जांपल आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो वो गर्मी क्या है, वो हीट क्या है, वो हीट क्या है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो हीट पार्टिकल्स की मूवमेंट है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल्स जितने तेज मूव कर रहे हैं आपको वो चीज गर्म लगेगी, और पार्टिकल जितने धीरे धीरे मूव कर रहे हैं वो चीज आपको ठंडी लगेगी। ठीक है। तो हीट क्या होती है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। गर्म हवा आ रही है मतलब क्या, पार्टिकल्स तेज मूव कर रहे थे। ठंडी हवा आ रही है, पार्टिकल्स धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हीट क्या है, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। आप गर्म करते हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो, पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, आपको गर्मी फील होती है। आपको ये बात एकदम क्लियर समझ में आई? अब इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल। आपने इंक क्या लिया, आपने इंक लिया और आपने ठंडे पानी में डाला, तो आपको वो दिखेगा कि धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। आपने वही इंक गर्म पानी में डाली तो आपके दिखेगा कि वो फटाफट मिक्स हो रही है। फटाफट क्यों मिक्स हो रही है? बिकॉज यहां पर पार्टिकल्स आर मूविंग फास्ट। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यहां पर ये जो कोल्ड पानी है इसमें भी इंक पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी। इंक जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? बिकॉज पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो है। और यहां पर आपको दिख रहा है इंक ऑलमोस्ट मिक्स हो गई, आपने डालते ही वो आपको घुलते हुए दिख रही थी। फिर से देखिए, फिर से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठंडे पानी में डाला, इंक मिक्स होगी लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे मिक्स होगी। गर्म पानी में डालते ही आपको मूवमेंट दिख रही है, फटाफट मिक्स हो रहा है। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? बिकॉज यहां पे पार्टिकल्स क्या है, दे आर मूविंग वेरी फास्ट। बिकॉज यहां पे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की ज्यादा है, मतलब यहां पर हीट ज्यादा है। एकदम बेसिक लेवल पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल में, ध्यान से समझिएगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट? एकदम क्लियर हो गया। अब देखो हमने क्या बोला, एक एक पॉइंट फटाफट समझिए। कहां गया मेरा पेन? पेन दिख रहा किसी को मेरा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये हमने बोला। दे आर ऑलवेज इन मोशन, दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज दे आर मूविंग, उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, मतलब उनकी मूवमेंट ज्यादा तेज हो जाएगी। आप उसको गर्म करोगे, ये फटाफट मूव करने लगेंगे। एंड अभी आपको दिख रहा है ये लोग रैंडम मोशन में है। इस मोशन का एक नाम भी है, इसको बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। द रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। आई होप आई एम बीइंग वेरी क्लियर विद दिस। मजेदार टॉपिक है। एंड अब लास्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। धुआं जो था, आपने अगरबत्ती का धुआं देखा, वो धुआं धीरे धीरे पूरे एयर के साथ मिक्स हो गया, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। आपने इंक पानी में डाली, इंक भी धीरे धीरे पूरी पानी के साथ मिक्स हो गई। आपने शुगर भी डाला, शुगर को आप मिक्स नहीं करोगे ना, फिर भी वो खुद ना खुद डिसॉल्व हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में घुल मिल जाते हैं इस तरीके से। आपको दिख रहा है? आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो यहां पे एयर थी ऑरेंज कलर की, और यहां पे स्मोक था ब्लैक कलर का। एयर थी और स्मोक था, पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लोग ऑब्वियसली आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे।
दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। ये भी हमने बोला, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है एंड एक टाइप के पार्टिकल दूसरे टाइप के पार्टिकल के बीच में मिक्स हो जाते हैं बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल के बीच के जो स्पेस होती है वहां पे घुस जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। कोई भी एग्जांपल लो आप डिफ्यूजन का। अगरबत्ती लगाई, धुआं धुआं निकल रहा था, वो एयर में क्या हुआ? डिफ्यूज हुआ। उसको क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूज होना। आपने इंक को पानी में डाला, इंक भी पानी के साथ घुल मिल गई, इसको बोलते हैं डिफ्यूज होना। आपने सॉल्ट पानी में डाला, आपने उसको मिक्स नहीं किया, छोड़ दिया, अपने आप वो सॉल्ट पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। आपको बात समझ में आ रही है? आपने शुगर डाला, आपने लेमन जूस डाला, फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, पानी के अंदर आपने थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, तो नींबू का जो रस है वो भी पानी के अंदर घुल मिल जाएगा। इसको भी क्या बोलूंगा? डिफ्यूजन। इन सब के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में अरेंज हो जाएंगे। आई होप दिस पॉइंट इज सुपर क्लियर। मिक्सिंग ऑफ मैटर, एक तरीके से मैटर का इंटरमिक्स होना। इंटरमिक्स मतलब आपस में घुल मिल जाना, इसको ही हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन खुद से होता है, इसमें हमें कोई एनर्जी लगानी पड़ती है नहीं, अपने आप होता है। इसको हम एक पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। पैसिव मतलब हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी है, आपने सिर्फ अगरबत्ती छोड़ दी, अपने आप वो सारे पार्टिकल एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इट इज अ पैसिव प्रोसेस। ठीक है? इट हैपेंस ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन। बिकॉज हमने क्या बोला? पार्टिकल जो है वो कौन से मोशन में है? रैंडम। बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन दे विल डिस्ट्रीब्यूट। इसको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। आई होप एकदम क्लियर हो गया है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात क्या बताइए? बहुत ही प्यारी बात बताइए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब क्या? ये लोखंड का खिल्ला ले लिया, लोखंड क्या होता है? एफी आयन। तो आयन का एक पार्टिकल होगा, एक एटम होगा फॉर एग्जांपल, वैसा ही एक और आयन का एटम होगा, वैसा ही एक और आयन का एटम होगा, वैसा ही एक और आयन का एटम होगा, वैसा ही एक और होगा। तो ये सारे एटम्स या पार्टिकल्स एक दूसरे को चिपक के बैठे हैं। यस और नो? इतना बड़ा खिल्ला है तो उसके अंदर सारे पार्टिकल्स आपस में चिपक के बैठे हुए हैं, मतलब वो एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से आपने एक चौक लिया, चौक के अंदर भी चौक क्या होता है? चौक क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसके भी पार्टिकल्स चौक के अंदर है जो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तब जाके चौक का जो शेप है वो आपको प्रॉपरली दिखाई देता है। बिकॉज ये कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं। उसी तरह आपने एक रबर बैंड ले ली, रबर बैंड भी सॉलिड है, उसके अंदर भी रबर के पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे को पकड़ के रख रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन चलो हमने क्या किया? वी विल ट्राई टू ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपके पास 3 एग्जाम्पल है, लोखंड है, चौक है और रबर है। इन तीनों को आप हैमर से मारो, हथौड़े से मारो, तो मेटल जो है, ये जो आयन का नेल है, उसको आप हथौड़े से मारोगे, शायद वो थोड़ा चपटा हो जाएगा, लेकिन क्या वो टूट जाएगा? क्या उसके पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे? नहीं। लोखंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? चपटा होगा, मार के चपटा हो गए। लेकिन क्या उसके पार्टिकल्स बिखर जाएंगे? क्या लोखंड की पाउडर हो जाएगी? नहीं होगी। बिकॉज आयन के जो एटम है, जो पार्टिकल है, एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखते हैं, टाइटली अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच का जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर या फिर इंटर एटमिक फोर्स भी आप बोल सकते हो। इंटर मतलब क्या? दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको मैं इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटमिक फोर्स बोलता हूं। आपको पता है वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में भी कुछ फोर्स है अट्रैक्शन का, इसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। 2 मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लोखंड के अंदर वो फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या आप ये बात मानते हो? लोखंड पाउडर में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। आपने उसी तरह चौक को अगर आपने हथौड़े से मारा, आपने उसको काटा, चाकू से काटने की कोशिश करी, तो वो टूट भी जाएगा। आप हथौड़े से मारोगे, उसकी पाउडर भी हो जाएगी, चाकू से भी कट जाएगा। मतलब इसके अंदर जो फोर्स है
इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। कैसा है? ये वीक रहेगा। लोखंड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फोर्स, चौक के अंदर वीक है, आपने मारा टूट गया। उसी तरह रबर बैंड, उसको आप हथौड़े से मारोगे तो नहीं टूटेगा, हथौड़े से जितना मारो नहीं टूटेगा, आप उसको काटोगे तो कट जाएगी। आप उसको स्ट्रेच भी करोगे, एक लेवल तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, एक लेवल तक आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, उससे ज्यादा आपने खींच दिया तो टूट जाएगा। तो मतलब इनके अंदर भी फोर्स तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हथौड़े से मार मार के भी एक पॉइंट पे वो टूट सकता है, चपटा होके फट सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अलग अलग मैटर में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग होता है। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, जिसको हमने क्या बोला? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या बोला? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या बोला? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर, चिपका के रखता है पार्टिकल को। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अलग अलग होता है। लोखंड में अलग रहेगा, लोखंड में बहुत स्ट्रांग रहेगा, चौक में वीक रहेगा, रबर में भी वीक रहेगा लेकिन उतना वीक नहीं है, चौक जितना वीक नहीं है। चौक को तो आप हाथ से भी ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, पाउडर हो जाएगी, लेकिन रबर बैंड को आपको खींचना पड़ेगा, आपको उसको काटना पड़ेगा, आपको उसको बहुत तेज हथौड़े से मारना पड़ेगा, तब जाके वो टूटेगा। तो अलग अलग मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सिंपल है। पानी के अंदर आप हाथ डालो, पानी को आप ऐसा मारो, ऐसा काटने का कोशिश करो, क्या वो कटेगा? नहीं कटेगा, वापस आके चिपक जाएगा। यस और नो? आपको बातें समझ में आ रही हैं? फिर क्या बोला है? देयर आर वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने देखा मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस भी होता है, प्लाज्मा भी होता है। लेकिन प्लाज्मा पे अभी हम नहीं जाएंगे, हम अभी 3 स्टेट्स, वैसे ना और भी स्टेट्स होते हैं, और भी तरह के स्टेट्स होते हैं, लेकिन हम 9th के लेवल पे 3 स्टेट पकड़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट की बात करें, चलिए पहले सॉलिड स्टेट शुरू करने के पहले मैं थोड़ा लिक्विड स्टेट ले लेता हूं। क्या बोला है? आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, आपके सामने एक पेन है, एक बुक है, काफी बुक्स हैं, नीडल है, एक लकड़ी है, ठीक है, वुड का स्टिक है, वुडन स्टिक, ऐसा बोल सकता हूं इसको, वुडन स्टिक। ये सारे आपके सॉलिड एग्जांपल्स हैं। मुझे बताओ, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, दे ऑल हैव अ डेफिनेट शेप। पेन का जो शेप है, इसको आप कितना भी दबाओगे, ऐसा ऐसा दबाएगा, क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? नहीं, इसके पास एक प्रॉपर शेप है ना। इट हैज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब क्या? आपने ये सॉलिड ले लिया, इसको आपने पहले तो दबाने की कोशिश करी, दब नहीं रहा है, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, और इसके पास प्रॉपर एक बाउंड्री है जिसको आप फील कर सकते हो। बाउंड्री है ना, इसका एक सरफेस है, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब ये बॉटल इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। इसको मैं दबाकर इसकी स्पेस छोटी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसके पास एक प्रॉपर शेप है, प्रॉपर सरफेस है, बाउंड्री है, एंड एक फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है। एंड दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसको आप दबाकर कंप्रेस नहीं कर सकते, टूट जाएगी, लेकिन कंप्रेस होगी क्या? इसको दबा दबा के इसकी साइज छोटी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, कंप्रेसिबल नहीं है। इसको दबाने जाओगे टूट जाएगा, चूरा हो जाएगा, लेकिन दबेगा नहीं, कंप्रेस होगा, छोटा होगा नहीं, इतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके। उसी तरह से एक और आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, मान लो आपने पेन ले लिया और आपने एक बुक ले लिया, बुक और पेन को आप साथ में दबाने की कोशिश करो, क्या वो घुल मिल जाएंगे? क्या वो मिक्स हो जाएंगे? एक दूसरे में नहीं होंगे। सॉलिड्स आपस में डिफ्यूज होते नहीं है। पेन, आपने इंक को पानी में डाला तो वो डिफ्यूज हो गया, मिक्स हो गया। पेन को आप बुक में डालोगे, क्या वो पेन बुक के अंदर घुस जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी? नहीं। सॉलिड आपस में डिफ्यूज होते नहीं है, आपस में दबाकर उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये कुछ बातें सॉलिड के बारे में इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। आपने बॉटल को दबाने की कोशिश करी, लेकिन बॉटल दबने वाली नहीं है। दे विल मेंटेन देयर शेप, बॉटल अपना शेप मेंटेन करेगी इवन व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, बाहर से दबाव पड़ने पर भी वो अपना शेप मेंटेन करेगी। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, दे आर कॉल्ड एज रिजिड। ये पेन को भी आप दबाने की कोशिश करो, दबने वाली नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दबा दिया तो ये टूट जाएगी। आप इसको हथौड़े से मारने लगोगे तो टूट जाएगी, लेकिन उसका शेप चेंज करना मुश्किल है।
इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। इसको मार मार के इसका मैं एक शीट बना सकता हूं क्या, फ्लैट कर सकता हूं, नहीं, चूरा चूरा हो जाएगा। दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल घर पे आपके खड़ी साखर सुना है, खड़ी शक्कर, मतलब शुगर के बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, उसको भी आप दबाने की कोशिश करो तो दबने वाला नहीं है, लेकिन आप उसको जितना मारोगे मारोगे तो वो चूरा हो जाएगा, उसकी पाउडर हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। सो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स, आप अगर सॉलिड पे फोर्स लगाओगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होता, इजीली चेंज नहीं होता, हम उनको क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। एंड इस तरीके से आप देख सकते हो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, हम क्या बोलते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, आपस में जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, उनके बीच में ज्यादा स्पेसेस नहीं है, एंड दैट इज व्हाई सॉलिड्स क्या है, आपस में डिफ्यूज नहीं होते। लिक्विड में लिक्विड डिफ्यूज हो जाएगा, अच्छा आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डालोगे तो भी वो डिफ्यूज हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट को आपने पानी में डाला, शुगर को पानी में डाला, गैस भी गैस में डिफ्यूज हो जाएगी, जो हमारी अगरबत्ती थी उसका जो धुआं था वो डिफ्यूज हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, ये लोग आपस में डिफ्यूज होते नहीं है, इनको आप दबाकर कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको आप इजीली, इनका शेप भी आप चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, ठीक। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग, दो तीन एग्जांपल दिए हैं। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? हाँ, आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप चेंज हो गया, फिर आप बोलोगे सर शेप कैसा चेंज हुआ? देखो ये रबर जो होता है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को हटाते हो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, पहली बात। एंड अगर आप बहुत फोर्स लगा दोगे, कितना स्ट्रेच करोगे, एक लिमिट है ना स्ट्रेच करने का, सॉलिड्स स्ट्रेच होते हैं लेकिन एक लिमिट तक होते हैं, बाद में वो टूट जाएगा। यस इट इज अ सॉलिड, इज इट अ सॉलिड? यस, फ्लेक्सिबल है, एक लिमिट तक इलास्टिक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इलास्टिक, लेकिन एक लिमिट तक है, और खींचो टूट जाएगी, तो इट इज अ सॉलिड, ठीक है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दे टेक द शेप ऑफ द जार। अभी आपने शुगर को एक बर्तन में या फिर जो भी बाटली है कांच की, उसके अंदर अपने शुगर को भरा है, इसी तरह से अगर आपने एक दूसरा कोई डब्बा ले लिया, उसमें आपने शुगर को भर दिया, तो आप बोलोगे सर शुगर को आप जिस भी डब्बे में डालते हो उस डब्बे का शेप शुगर ले लेता है, लेकिन मेरे भाई शुगर का जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है, शुगर का जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है, क्या उनका शेप चेंज हो रहा है? नहीं रे बाबा। आपने 1 किलो शुगर लिया, 1 kg शुगर, उसको आपने पहले कांच के बोतल में डाला, बाद में उसको आपने एक बर्तन में डाला, बाद में आपने उसको दूसरे किसी प्लास्टिक के बोतल में भर दिया, तो जिस जिस बोतल में डालोगे उस बोतल के अंदर शुगर जाएगा, लेकिन शुगर के जो क्रिस्टल हैं, शुगर के जो क्रिस्टल हैं, एक एक जो दाना है, क्या उसका शेप चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, वो दाना तो एज इट इज है ना, तो यस इट इज अ सॉलिड। कैसा सवाल है यार ये, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है सवाल में। ऑफ कोर्स सॉलिड है, क्रिस्टल का शेप चेंज थोड़ी हो रहा है। उसी तरह से व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, स्पॉन्ज ले लिया, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस, उसको हमने दबा दिया तो कैसा सॉलिड है? अरे बाबा उसके अंदर मुझे बताओ, पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके अंदर एयर भरा हुआ है, एयर इज ट्रैप्ड, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसके अंदर हवा है, आप उसको दबाओगे तो हवा बाहर आती है बस, तो सॉलिड ही है बाबा, यस इट इज अ सॉलिड, लेकिन पोरस सॉलिड है, इसको मैं क्या बोलूंगा, पोरस। पोरस मतलब क्या, छेद होते हैं जिसके अंदर हवा है, तो थोड़ा, अभी अब मैं पाव खा रहा हूं, ब्रेड खा रहा हूं, ब्रेड को भी दबा सकता है क्या उसके अंदर? वो सॉलिड नहीं है क्या? सॉलिड है, सॉलिड है, लेकिन अंदर हवा है, मॉइस्चर है, इसलिए वो आपको कंप्रेसिबल लगता है, लेकिन है तो सॉलिड है, ठीक है। फिर क्या बोला है, लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, चलिए आ जाइए। लिक्विड स्टेट में क्या बोला है, मैंने 1 लीटर दूध लिया, क्या लिया, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध अमूल का, उसको मैंने पहले एक बॉटल में डाला, तो दूध ने बॉटल का शेप ले लिया, हाँ। उसको मैंने एक जग में डाला तो दूध ने जग का शेप ले लिया, हाँ। लेकिन इसके अंदर भी 1 लीटर था, इधर भी 1 लीटर है, इधर भी 1 लीटर है। लीटर क्या होता है पता है? लीटर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब द स्पेस इट ऑक्यूपाइज। तो जो पैकेट था उसके अंदर भी वो 1 लीटर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। 1 लीटर क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब है ना वॉल्यूम, तो वो बॉटल के अंदर भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, बाटली में भी कर रहा है, जग में भी कर रहा है। तो भले उसका शेप चेंज हो रहा है, पहले वो पैकेट में था तो उसका शेप अलग था, वो बॉटल में गया, वो जग में गया,
शेप चेंज हुआ, शेप ऑफ द कंटेनर आ गया, लेकिन उसकी जो स्पेस थी ऑक्यूपाइड 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, वो चेंज नहीं होती। वही दूध आप बहा दो रास्ते पे, गिर गया नीचे, स्पिल हो गया, तो फ्लैट हो जाएगा, लेकिन स्पेस अभी भी उतनी ऑक्यूपाई करेगा 1 लीटर की। ठीक है। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, शेप फिक्स नहीं होता, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, कंटेनर का शेप वो ले लेंगे। यहां पे वो जग में था, फिर आपने उसको ग्लास में डाला, तो शेप चेंज होगा, लेकिन जगह उतनी ही रोकेंगे, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। लिक्विड क्या होते हैं, फ्लो होते हैं एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड। इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। सॉलिड होते हैं रिजिड, लिक्विड होते हैं फ्लूइड। गैस भी फ्लूइड होती है, गैस को भी हम फ्लूइड मानते हैं बिकॉज वो भी फ्लो करती है। लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड कैन फ्लो, सो दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड। बहते हैं, इनको बोलेंगे फ्लूइड। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने अगर एक सॉलिड को, ठीक है, सॉलिड को पानी में डाला तो वो डिफ्यूज होगा, उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। यस। अगर मैं, इंक थी ना, इंक, इंक क्या होता है, लिक्विड, मैंने लिक्विड को पानी में डाला तो उसके पार्टिकल्स भी डिफ्यूज होते हैं। कम ऑन, यस और नो, दे आल्सो डिफ्यूज। लेकिन जल्दी कौन डिफ्यूज होगा, सॉलिड इन लिक्विड जल्दी होगा, ये फास्ट होगा या ये फास्ट होगा? जाहिर सी बात है, जब आप एक लिक्विड को लिक्विड में डालते हो तो जो डिफ्यूजन है वो फास्ट होता है, बिकॉज लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होती है, तो उनका घुल मिल पाना फास्ट है। एंड दूसरी बात, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं, किसके, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर फ्रीली मूविंग, वो एकदम टाइटली चिपके हुए नहीं है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, मुझे एक बात बताइए, सॉलिड के जो पार्टिकल हैं दे आर टाइटली पैक्ड, यस और नो, दे आर टाइटली पैक्ड। तो यहां पर डिफ्यूजन कैसा रहेगा, स्लो रहेगा, धीरे धीरे करके वो सॉलिड के पार्टिकल्स निकलेंगे, पानी के पार्टिकल्स के बीच बीच में जाएंगे, टाइम लगेगा, डिफ्यूजन स्लो रहेगा। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे हैं, दे आर ऑलरेडी फ्रीली मूविंग, वो लोग फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन फास्ट होता है। ठीक है, इतना तो बात आपको समझ में आ गया। एक और बात यहां पे बताना चाहूंगा, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं, लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं, उसी तरह गैस भी, गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसी तरह गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। मतलब क्या, ये पानी है, ये पानी है, और मान लो यहां पे ऑक्सीजन है हवा में, ये एयर है, वहां पे CO2 भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी होगा, हाँ, बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में। ये जो गैस के भी मॉलिक्यूल्स है ना, ध्यान से सुनिए, ये जो गैस के भी मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल बोलो आप, ये पार्टिकल्स भी पानी के अंदर डिफ्यूज होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पार्टिकल्स, एयर के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, ये भी पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। आपको पता है पानी में मछलियां होती हैं, इन मछलियों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एंड पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वही पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, डिफ्यूज होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, एंड जो प्लांट्स है उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाता है। फोटोसिंथेसिस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड तो लगेगा ना, यस। ठीक है, एंड एक आखिरी बात जो मैंने आपको बताई, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। आप सॉलिड को पानी में डालोगे, उसको डिफ्यूज होने टाइम लगेगा। आप एक लिक्विड को पानी में डालोगे, वो फटाफट डिफ्यूज हो जाएगा। क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट के पार्टिकल टाइटली चिपके हुए हैं, उनको डिफ्यूज होने टाइम लगेगा, एंड लिक्विड जो है वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। सिंपल बात है, यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई। एंड गैसियस स्टेट की बात करें, वेरी इंटरेस्टिंग, वी ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। मैंने आपको बताया सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, हमने उनको रिजिड बोला, रिजिड। पानी का भी या फिर किसी लिक्विड का भी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो कैसा है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब उसको आप दबा नहीं सकते लेकिन आप थोड़ा दबा सकते हो। सॉलिड आर रिजिड, उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत कम है, उनको दबाना, उनकी साइज कम करना बहुत मुश्किल है, नहीं होता है। लिक्विड को आप थोड़ा दबा सकते हो, उनका जो कंप्रेसिबिलिटी है, जिसको शब्द क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन थोड़ा दबाया जा सकता है। लेकिन गैस को देखो, यहां देखिए, ये गैस है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, आपको दिख रहे हैं, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस है, तो उनको अगर दबाया जाए, प्रेशर दिया जाए, तो क्या हम गैस के मॉलिक्यूल्स को नजदीक ला सकते हैं? इनको हम कंप्रेस करके हम उनका स्टेट चेंज कर सकते हैं, उनको हम लिक्विड बना सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसी तरह से यहां पर आप देखो, ये लिक्विड है, लिक्विड, उसको ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता नहीं है, थोड़ा किया जा सकता है लेकिन बहुत कंप्रेस नहीं होता। गैसेस को आप हाईली कंप्रेस कर सकते हो, बिकॉज गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत सारी स्पेस है, उनको आप दबाकर नजदीक ला सकते हो। ठीक है, यही चीज द लिक्विफाइड, एलपीजी आता है घर पे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर भी गैस होती है लेकिन उस गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड होता है। किसका लिक्विड होता है? प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। तो ये सारे गैसेस को दबा के उनको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, एंड बाद में जब आप गैस को चालू करते हो तो इमीडिएटली वो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होकर गैस में बाहर आता है। ठीक है, जैसे आपने गैस को चलाया तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड के ऊपर का प्रेशर हट गया, उसके ऊपर का जो दबाव था वो हट गया, तो फट से वो लिक्विड से वापस गैस में कन्वर्ट होकर बाहर आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दूसरी बात, द ऑक्सीजन विच इज सप्लाइड टू हॉस्पिटल, ऑक्सीजन को भी दबाकर कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में, ये जो सिलेंडर है इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड ऑक्सीजन होता है। लेकिन जैसे ही आप उसका वाल्व ओपन करते हो, ऑक्सीजन के ऊपर का दबाव निकल जाएगा, लिक्विड से फिर से वो गैस में कन्वर्ट होकर आप उसको इनहेल कर पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड compressed natural gas, it is also used as a fuel in vehicles, CNG। तो ये CNG की जो टंकी होती है इसके अंदर भी लिक्विड भरा जाता है, लिक्विड। और नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन। तो मीथेन को दबाकर, नेचुरल गैस को दबा करके लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, लेकिन जैसे वो यूज होगा गैस के फॉर्म में यूज होगा। मतलब जब आप उसको यूज करोगे, जब इस लिक्विड को आप इंजन वगैरह में डालोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिर जलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आ रही हैं। एक और बात, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। खाना भी बन रहा है, अगरबत्ती की भी हमने बात की, अगरबत्ती जलाई थी, पूरे घर में उसका सुगंध आने लगा। खाना अगर बन रहा है तो घर में एंटर करते ही हाँ आज तो दाल ढोकली बनी है, ऐसा सुगंध आ जाता है ना हमें। तो वो जो सुगंध है वो भी, जो पार्टिकल्स हैं खाने के, फूड के, वो पार्टिकल्स भी हवा में डिफ्यूज हो जाते हैं, तब जाके मैं हाँ आज पाव भाजी बनी है, सुगंध आती है ना वो। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो जो भी सुगंध है, जो भी धुआं है, वो फट से डिफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड वो लोग फटाफट आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज उनके पार्टिकल के बीच में भी बहुत सारी स्पेस होती है। ठीक है, यहां पर आपको स्पेस दिख रही है, यहां पर आपको मूवमेंट भी दिख रही है पार्टिकल्स की। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब बहुत ही मजेदार बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा। मान लो ये जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूं इतना, ठीक है, ये जो मैंने इतना एरिया मार्क किया, मुझे बताओ ये जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में भी टकराते हैं और हमारा जो कंटेनर है उसकी जो ये वॉल है
ये जो वॉल है ना, इससे भी टकराते हैं, कम ऑन और नो, ये जो पार्टिकल हैं आपस में भी टकराते हैं और हमारे कंटेनर के वॉल के साथ भी टकराते हैं। जब ये वॉल के साथ टकराते हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो सारे पार्टिकल्स कुछ ना कुछ फोर्स डालेंगे इस वॉल के ऊपर? ये सारे पार्टिकल वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, सिंपल बात आपको समझ में आई? मेरे ऊपर भी एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या? एयर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो मेरे साथ टकरा रहे हैं, मेरे बॉडी के साथ टकरा रहे हैं और इसके ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर कुछ प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो वॉल है, इसका एरिया ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। बात समझ में आई? इसका एरिया कितना बोला मैंने? 1 मीटर स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, वॉल का एरिया कितना था? 1 मीटर स्क्वायर। आपको पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर। अगर मैं बोलूं 1 न्यूटन का फोर्स, ये जो पार्टिकल हैं गैस के, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, वो जो कंटेनर का जो वॉल था वो 1 मीटर स्क्वायर का था, तो 1 न्यूटन का फोर्स अगर 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है, इसको हम बोलते हैं 1 पास्कल। पास्कल प्रेशर का एक यूनिट है। ठीक है, पास्कल क्या है? प्रेशर का एक यूनिट है। एंड बाय द वे, हम जो प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब किसी भी सी लेवल पे आप जाते हो, सी लेवल पे, तो जो हवा का दबाव हमारे ऊपर है वो कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। एंड 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। हम बोल रहे हैं ना कि हवा का दबाव कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इतना सारा प्रेशर हमारे ऊपर होता है, ये होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, 1 पास्कल क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल बोलते हैं। न्यूटन क्या है? फोर्स है। मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया है। फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। ठीक है, सारी बातें आपको क्लियर हुई? एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कहां से आता है? वो जो टकरा रहा है ना, जो कंटेनर की वॉल के साथ वो पार्टिकल टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, इसी को प्रेशर बोलते हैं। यहां तक की बात पूरी क्लियर है? अब ए, बी एंड सी शो द मैग्निफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड में आपको दिखेगा सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है एंड ये लोग फ्रीली मूव नहीं करते। लिखो यहां पे, डू नॉट पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली। डू नॉट मूव फ्रीली, पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस भी नहीं है, दे आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में यू कैन सी देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्या दिख रहा है? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस दिखाई दे रही है। एंड फ्री मूवमेंट भी दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है और बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं है। सबसे ज्यादा स्पेस कहां है? गैसेस के बीच में बहुत सारी स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में लॉट्स ऑफ स्पेस। एंड मूवमेंट भी हाई स्पीड वाली रहेगी, पार्टिकल्स आर मूविंग विथ हाई स्पीड। लिख दो यहां पे, पार्टिकल्स मूव विथ हाई स्पीड। पार्टिकल्स आर मूविंग विथ हाई स्पीड। तो ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर आई होप आपको समझ में आए हैं। सॉलिड को आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल, रिजिड है। लिक्विड को आप थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। गैसेस को आप कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, आगे चलते हैं। तो अब ये लोग क्या पूछ रहे हैं? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? यस, ऑफ कोर्स मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। वो अगर सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से वो गैशियस स्टेट में भी जा सकता है। तो मैटर स्टेट चेंज तो करता है, लेकिन जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, किन कारणों से हो रहा है
और एग्जैक्टली पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके का इंटरैक्शन हो रहा है, ये हमें समझना है। यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीजें आपको यहां पर बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाइएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूं तो किस तरीके से स्टेट चेंज होता है, ये हमें समझना है यहां पर। तो आपको दिख रहा है एक बीकर लिया हुआ है, बीकर, उस बीकर में मैंने 1 kg आइस लिया है। कितना लिया है? 1 kg आइस। नीचे आपको दिख रहा है एक बर्नर लगाया हुआ है, बर्नर, एंड यहां पे एक थर्मोमीटर भी है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में अभी क्या बता रहा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे है, मतलब आइस का जो टेम्परेचर अभी कितना है, 0 डिग्री के नीचे है। इतनी बात आपको समझ में आई। 1 किलो आइस लिया है बीकर के अंदर, थर्मोमीटर में 0 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर बता रहा है और बर्नर लगा हुआ है। तो अब क्या करूं मैं मेरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगा। देखिए पहली बात, आपको आइस दिख रही है, आइस में जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो, अरे बाबा आइस सॉलिड है ना, आइस कैसा है, आइस इज अ सॉलिड। सॉलिड मतलब उसके पार्टिकल्स क्लोजली चिपके हुए हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज, ऐसा बोल सकता हूं। हालांकि वाटर में एनोमेलस बिहेवियर भी दिखता है। पानी की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, 0 डिग्री पे डेंसिटी कम होती है एक्चुअली। उसके पीछे चलो अलग रीजंस है, लेकिन इन जनरल अगर मैं कोई भी सॉलिड की बात करूं, इन जनरल पानी को छोड़ के सॉलिड की बात करूं, तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, इतना मैं बोल सकता हूं। एंड पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग मच, ऐसा बोल सकता हूं, पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, सिंपल बता रहा हूं, नॉट मूविंग मच। पार्टिकल ज्यादा हिल नहीं पा रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम है। ये भी लिख दूं तो समझ जाओगे आप, काइनेटिक एनर्जी इज लेस, ऐसा बोल दूं। क्या ये बात आपको समझ पा रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, ज्यादा हिल नहीं पाते, काइनेटिक एनर्जी कम होती है सॉलिड स्टेट में। इतनी बात हमने कर दी। अब देखिए, अब अगर मैं नीचे से बर्नर चालू करूं, आग लगाना चालू करूं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। अरे एक बात बताओ, हम नीचे से आग लगा रहे हैं मतलब हम कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सारी बातें एकदम डिटेल में बताऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पहली बात तो हमने हीट प्रोवाइड की तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर 0 डिग्री पे आया, आपको दिख रहा है थर्मोमीटर में, देखिए और मुझे बताइए क्या टेम्परेचर 0 डिग्री पे आ चुका है? हीट करते 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 टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचा। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड हमने जो भी एनर्जी सप्लाई की इट विल ओवरकम, क्या लिखा है पढ़ो फिर से एक बार, इट विल, जो भी एनर्जी हमने प्रोवाइड की इट विल ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पहले पार्टिकल चिपके हुए थे, उनके बीच में कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो उनको पकड़ के रख रहा था। हीट के वजह से पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, उनका जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है वो टूटने लगेगा, एंड नाउ द पार्टिकल्स विल मूव फ्रीली। सिंपल बात बता रहा हूं, पार्टिकल चिपके हुए थे, हीट देने के वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड पार्टिकल दूर हो जाएंगे, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया। नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सिंपल बात आपको बताई, क्या आपको यह बात समझ में आई? यस और नो? अब देखो, आपको दिख रहा है आइस धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आइस के जो क्यूब्स हैं उनकी साइज धीरे धीरे छोटी हो रही है, लिक्विड वाटर बढ़ रहा है, एंड धीरे 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 सारा का सारा आइस कन्वर्ट हो गया इनटू लिक्विड वाटर। इतनी बात आपको समझ में आई? यस और नो? नाउ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। एकदम सिंपल बात, ऐसा एक टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन गया एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारा कार्यक्रम हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं, मतलब कितने पे? 1 एटमॉस्फेयर पे। कितना होता है सर? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सारी बातें आपको बताते चल रहा हूं, है ना। ये प्रेशर हमने बताया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन गया उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। सिंपल। The melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. पानी की बात करता हूं तो ये जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है। अगर मैं
टंगस्टन की बात करूं, टंगस्टन, तो वो 3422 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। मतलब कैन आई से टंगस्टन एक मेटल है, उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो बहुत हाई है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। आपके घर पे सॉल्ट होता है, सॉल्ट, वो करीब करीब 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। मतलब सॉल्ट के भी जो पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है? द डिग्री और द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में ज्यादा है उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वाटर के बीच में इतना ज्यादा नहीं है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। इतनी बात एकदम क्लियर है? अच्छा, और एक दो प्यारी बातें करना चाहूंगा। आपने सेल्सियस स्केल सुना है एंड आपने एक केल्विन स्केल सुना होगा, केल्विन स्केल, सेल्सियस एंड केल्विन। अब क्या है, हम वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पकड़ते हैं, लेकिन केल्विन स्केल में वो होता है 273.15 केल्विन। सिंपल हिसाब बताता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तीन अलग अलग स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट भी होता है। ये सारे स्केल्स के हैं, टेम्परेचर बताते हैं, टेम्परेचर की स्केल्स है, बराबर है। सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में उसी को हम 273.15 केल्विन बोलते हैं। एंड अगर राउंड ऑफ करना हो तो इसको राउंड ऑफ करके मैं सिंपली 273 केल्विन बोल सकता हूं। क्या बात बराबर है? अच्छा सर, 0 डिग्री 273 है तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या होएगा? 283 केल्विन। बहुत सिंपल हिसाब है। सर 20 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? 293 केल्विन। क्या ये बात बराबर है? सिंपल हिसाब बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, राउंड ऑफ करके 273। तो 10 डिग्री 283 केल्विन, 20 डिग्री 293 केल्विन, 30 डिग्री क्या हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस 303 केल्विन। बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं, प्यारी बातें बता रहा हूं, सिंपल बातें बता रहा हूं, यहां तक कोई डिफिकल्टी है? नहीं है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ गया। द टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री तो चाहिए ना मेल्ट होने के लिए। -1 पे होगा नहीं होगा, -2 पे होगा नहीं होगा, 0 पे हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड विल मेल्ट इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक बात गौर कीजिएगा, यहां तक सारी बातें क्लियर है? अच्छा, बाय द वे, जो हीट हमने प्रोवाइड की थी, मुझे बताइए, जो हीट हमने प्रोवाइड की वो हीट कहां गई? पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना है। ओवरकम मतलब क्या? उस अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। तो जो भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे वो हीट इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में गई है। ध्यान से समझिएगा, यहां तक आपको बात समझ में आई है? अब देखो, थर्मोमीटर में बताओ कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। सारा का सारा आइस जब तक मेल्ट नहीं हो जाता, हम नीचे से हीट तो कर रहे थे, अरे मैं हीट तो कर रहा था ना, मैं गर्म तो कर रहा था, मेरा बर्नर तो जल रहा है, लेकिन जब तक सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हुआ, टेम्परेचर 0 डिग्री ही था। मतलब जितनी भी हीट हम दे रहे थे वो सारी की सारी हीट कहां जा रही थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में जा रही थी। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज टिल ऑल द आइस मेल्ट। जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस ही दिख रहा है। दिस हीट, जो भी हीट हम दे रहे थे, गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या ये बात एकदम क्लियर है? जितनी भी हीट हम दे रहे थे वो सारी की सारी हीट पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है उसको तोड़ने में चली गई। टेम्परेचर बढ़ा नहीं, टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब सारा आइस कन्वर्ट हो जाएगा पानी में, फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये जो हीट है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना, लेटेंट मतलब हिडन, हीट मतलब एनर्जी। जितनी भी एनर्जी हम दे रहे थे, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, इसको हम हिडन हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन। ध्यान से समझिए, जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हम इसको मेल्टिंग बोलते हैं। जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। हम इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। मेल्टिंग का दूसरा नाम है फ्यूजन। तो ये जो लेटेंट हीट है, हिडन हीट, ये हीट कहां गई? मेल्ट करने में गई, चेंज ऑफ स्टेट में गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में गई। इसको मैं बोलता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट इज एब्सॉर्ब्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपको यह बात एकदम क्लियर हो रही है? बेसिक एकदम बता रहा हूं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हिडन हीट, वो हीट आपको कहीं और दिखेगी नहीं, वो सिर्फ पार्टिकल्स के बीच का फोर्स तोड़ने में एब्सॉर्ब हो गई। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसका डेफिनेशन कैसे रहेगा? डेफिनेशन: द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट, इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल एकदम भाषा में, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू change the state of 1 kg of solid into 1 kg of liquid at atmospheric pressure at melting point is called as latent heat of fusion. कोई दिक्कत की बात है? सिंपल सा डेफिनेशन है। जो हीट 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड में कन्वर्ट करने में लगती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज दिस वेरी क्लियर? आखिरी बात क्या बताइए? पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. सर इसका क्या मतलब है? नहीं समझ में आ रहा है। सुनो, ध्यान से सुनिए, मुझे बताओ, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब ये सॉलिड है, सॉलिड। ध्यान से सुनना, तो ये जो आइस के पार्टिकल हैं उनके पास कुछ एनर्जी होगी, हाँ। फिर हमने इसको हीट किया, हमने इसको हीट दी, लेटेंट हीट प्रोवाइड की, तब जाके आइस मेल्ट होके वाटर बना। लेकिन वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है, पानी भी अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। सारा का सारा आइस कन्वर्ट होकर पानी बना 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 273 केल्विन। इसको मैं 273 केल्विन बोलूं तो चलेगा? यस। तो मुझे बताओ, आइस के पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी होगी कि वाटर के पार्टिकल्स में? ऑफ कोर्स, किस में ज्यादा एनर्जी होगी बताइए? ज्यादा एनर्जी किस में है? वाटर में है, बिकॉज हमने लेटेंट हीट प्रोवाइड की स्टेट चेंज करने के लिए। तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, उनमें ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये एकदम बेसिक कॉमन सेंस की बात आपको समझ में आई। हमने एनर्जी प्रोवाइड की, तब जाके स्टेट चेंज हुआ, आइस वाटर बना 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो वाटर के पार्टिकल हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, दे हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या ये छोटी सी बात आपको समझ में आई? क्या ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हिडन हीट जिसको हम बोलते हैं, जो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है स्टेट चेंज में, ये आपको समझ में आई है? आई होप आई है। ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा हूं सब कुछ। दूसरी बात, अब मुझे बताओ, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, हम और हीट करें और हीट करते जाएं, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, मतलब काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स अब बहुत तेज मूव कर रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल एकदम चिपके हुए थे, फिर लिक्विड जब बना तब पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस आई, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आई। लेकिन हम और हीट करें तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी, मूवमेंट और ज्यादा फास्ट होते जाएगी, एंड धीरे धीरे करके कैन यू सी 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्या आ गया यहां पे? 100 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे करके 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। अब क्या होगा? अब यहां पर बॉइलिंग स्टार्ट होगी पानी की। ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट। पानी का क्या स्टार्ट हो गया? बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। सर यहां पर क्या होगा? देखिए, अ टेम्परेचर इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। मतलब एक बात आपको बताऊं, ये लिक्विड के भी जो पार्टिकल्स थे, लिक्विड के इनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो इनको पकड़ के रख रहा था। कम ऑन, यस और नो? यस और नो? लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया, एक टेम्परेचर ऐसा आया
कि इनके पास इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी आ गई कि अब ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से एकदम मुक्त हो गए हैं। इनके बीच का जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो सारा फोर्स ब्रेक हो जाएगा। इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि ये एक दूसरे के बंधन से मुक्त हो गए हैं, एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुक्त हो गए हैं। एट दिस टेम्परेचर सारे के सारे पार्टिकल्स दूर जाना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर जाना स्टार्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं द लिक्विड विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। आपको यह बात समझ में आ रही है? द टेम्परेचर एट विच, सिंपल डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच solid melts is called melting point. The temperature at which liquid boils is called the boiling point at atmospheric pressure. एकदम सिंपल बात। क्या ये बात क्लियर है? इनके पास पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरे के बंधन से मुक्त हो गए, एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मुक्त हो गए, एंड दे आर चेंजिंग इनटू गैस। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। मतलब क्या? ये बॉइलिंग सिर्फ सरफेस पे हो रही है क्या? सिर्फ ऊपर का जो सरफेस है वहां पे गैस बन रही है? नहीं, पूरे के पूरे, अगर ये बर्तन है, इस बर्तन में मैं पानी को बॉईल करूं तो मुझे बबल्स दिखेंगे पूरे पानी में, नीचे से लेके ऊपर तक। आपको दिख रहे हैं बबल्स? यहां पर गैस के बबल्स बनेंगे, वेपर के बबल्स आपको पूरे लिक्विड में दिखेंगे। इसको मैं बल्क फेनोमेनन बोलता हूं। इट इज नॉट अ सरफेस फेनोमेनन, सिर्फ सरफेस पे हो रहा है, नहीं, पूरे के पूरे पानी में हो रहा है। पूरा जो पानी का बल्क है उसमें हो रहा है। बबल्स जो हैं वेपर के, किसके? वाटर वेपर के बबल्स पूरे पानी में दिख रहे हैं। इट इज कॉल्ड अ बल्क फेनोमेनन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट पॉइंट, यहां तक आप बात समझ गए? लास्ट पॉइंट, ये सारा का सारा कन्वर्जन वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, मतलब लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ये पूरा कार्यक्रम 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। टेम्परेचर और ऊपर जाएगा नहीं। आप नीचे से गर्मी तो दे रहे हो, आप नीचे से हीट तो कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी गर्मी कहां जाएगी? टू ओवरकम, गर्मी कहां जा रही है? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच का जो भी बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में एनर्जी जा रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन चेंज ऑफ स्टेट। इसको भी मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Heat energy is absorbed in change of state from liquid to gas. That absorbed heat is called as latent heat of vaporization. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। एकदम सिंपल बात। अच्छा, इसका डेफिनेशन कैसा रहेगा? मुझे बताओ इसका डेफिनेशन कैसा रहेगा? इसके पहले चलते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको दिख रही है, ये वाली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन है। इसी में द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, लिखूं 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड का गैस हो रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इतना ही फर्क है। आपको बात समझ में आ रही है? यही फर्क है बस। यही डेफिनेशन बनेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। कम ऑन, यस और नो? इज दिस वेरी क्लियर? एकदम क्लियर हो गई सारी बात। एंड एक आखिरी बात क्या बतानी है, ये सब हम बता चुके हैं। चलिए, पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन, 373 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, नॉट 1000, 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब क्या? मेरे पास अगर वाटर है जो 100 डिग्री सेल्सियस का है एंड मेरे पास स्टीम है जो 100 डिग्री सेल्सियस की है, किसके पार्टिकल में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी? ऑफ कोर्स स्टीम। पानी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, चेंज ऑफ स्टेट हुआ, वाटर का स्टीम बना, तो एनर्जी ज्यादा कहां है? स्टीम में है। पार्टिकल इन स्टीम have more kinetic energy as compared to water at the same temperature. This is because particles
in steam have absorbed the extra energy in the form of latent heat of vaporization. हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एंड आपको यहां पे बॉइलिंग पूरे पानी में दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बल्क फेनोमेनॉन। पूरे पानी में बॉइलिंग दिखेगी, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं दिखती, पूरे पानी में। इज दिस क्लियर? एकदम सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो मैं एक आखिरी बात बताऊं, सॉलिड को आप हीट करो तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करो तो गैस बनता है, गैस को कूल करो तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को कूल करो तो सॉलिड बनता है। ये तो आप जानते हो, चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, फिर देर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। आपने ड्राई आइस सुना होगा, ड्राई आइस ये होता है सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। शादी वगैरह में आपने देखा है, जो स्मोक मशीन होती है ना, पूरा सा धुआं धुआं बनाते हैं नीचे, वो ड्राई आइस यूज करके बनाते हैं। ड्राई आइस को पानी में डाल देते हैं, उससे धुआं निकलता है सारा। तो ड्राई आइस जो है, ये ड्राई आइस का एक टुकड़ा लिया मैंने, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। उसी तरह से कपूर देखा है आपने, कपूर, कैम्फर, कैम्फर बोलते हैं, ये भी सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड में नहीं जाता, ये भी सब्लिमेट होता है। उसी तरह आपने नैफ्थलीन देखा होगा, नैफ्थलीन, डांबर गोली बोलते हैं मराठी में, नैफ्थलीन। ये कपड़ों के बीच में रखा जाता है, टॉयलेट बाथरूम में रखा जाता है। जो यूरिनल होता है आपने देखा है, सुलभ शौचालय में आपको यूरिनल में भी वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के टैबलेट्स दिखते हैं, नैफ्थलीन के बॉल्स बोलते हैं, जिससे अगर कोई खराब बदबू आ रही है तो वो कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक अच्छा सुगंध क्रिएट होती है वहां पे, नैफ्थलीन। ये भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, ये भी क्या करते हैं, सब्लिमेशन करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर ये सेम एक्सपेरिमेंट ये लोग ने दिया है। नीचे एक बर्नर लगाए, एक चाइना डिश ली है, मतलब एक सिंपल पोर्सलेन की डिश ली है, उसके ऊपर एक फनल लगाई है, इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड फनल, ऊपर कॉटन का प्लग लगाया है, ठीक है, ताकि कोई भी गैस बाहर ना जाए। एंड अंदर आपको दिखेगा इन्होंने कैम्फर लिया, कैम्फर, कपूर, उसको गर्म किया तो कैम्फर के वेपर्स बाहर आए, कैम्फर के वेपर्स बाहर आए, मतलब ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ। कैम्फर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, मतलब सब्लिमेशन हुआ। एंड बाद में ये गैस जो है वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हुई, गैस जो थी वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, ऊपर जाके चिपक गई। इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। देखिए, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस हो रहा है, सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड गैस से सॉलिड हो रहा है, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये जो गैस थी वो सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो गई, डिपॉजिट मतलब वहां जाके जम गई, इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना विदाउट लिक्विड स्टेट, डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। इज दिस वेरी क्लियर, सुपर क्लियर? आगे चलूं, चलिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब ये हमने ऑलरेडी देखा है, अगर आप एक गैस लो और ऊपर से आप उसको दबाते जाओ तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो करीब आएंगे करीब आएंगे करीब आएंगे। एंड दबाते दबाते क्या यहां पर चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पहले वो गैस था, दबाते दबाते पार्टिकल्स इतने करीब आ गए कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो चेंज ऑफ स्टेट प्रेशर के कारण से भी हो सकता है। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर, उनको आप करीब ला सकते हो एंड स्टेट को चेंज कर सकते हो प्रेशर लगाकर। चलिए, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर वी कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है ये है लिक्विड नाइट्रोजन, उसको प्रेशर भी लगाना पड़ेगा एंड ठंडा भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाइए, टेम्परेचर कम कीजिए, नाइट्रोजन का भी लिक्विड बनता है एंड दिस इज लिक्विड ऑक्सीजन। अगेन प्रेशर लगाइए और टेम्परेचर कम कीजिए, आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरह CO2 तो सॉलिड बन जाता है, CO2 को भी जो ड्राई आइस होता है सॉलिड, वो भी ऐसे ही बनाया जाता है, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सॉलिड फॉर्म होता है।
ठीक है। वी हैव हर्ड अबाउट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जब भी इसका स्टोरेज होता है, हाई प्रेशर में स्टोरेज होता है। अगर प्रेशर कम किया जाए, सॉलिड CO2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। अगर आपने ये ड्राई आइस को खुले में छोड़ दिया, खुले में मतलब 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, रूम, मैं एक रूम में हूं तो रूम में कितना प्रेशर होगा, 1 एटमॉस्फेयर का होगा। यस, तो ये ड्राई आइस को मैंने स्टोरेज से निकाला, स्टोरेज हाई प्रेशर में था, लेकिन मैंने स्टोरेज से निकाल के रूम में रखा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में, तो वो सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होएगा। एंड इसीलिए उसको ड्राई आइस बोलते हैं, बिकॉज वो लिक्विड गीला नहीं होता ना, पानी बनता ही नहीं है, लिक्विड बनता ही नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस चला जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। ठीक है, चलो फिर यहां पे सिंपल ये लोग ने डायग्राम दिया है चेंज ऑफ स्टेट का। सॉलिड को आप अगर हीट करके लिक्विड बनाओ, इसको फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड को आप हीट करके गैस बनाओ, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, मेल्टिंग का ही दूसरा नाम फ्यूजन है, बराबर है। एंड गैस को, अच्छा गैस तक हो गया, अब लिक्विड को भी आप ठंडा करके सॉलिड बनाओ तो सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। गैस को आप ठंडा करके लिक्विड बनाओ, उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। सॉलिड से अगर सीधा गैस में चला गया तो वो सब्लिमेशन हो गया, गैस से सॉलिड में आ गया तो उसको डिपोजिशन बोला। आई होप ये डायग्राम बहुत ही सिंपल है, जो हमने अब तक पढ़ा है वही सब कुछ है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल है। ओके, चलिए फिर आते हैं इवेपोरेशन पे। अब इवेपोरेशन ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा ही है, ऑलमोस्ट अपना चैप्टर खत्म होने के कतार पे ही है। देखिए, आपने पानी कहीं पे गिरा दिया, जमीन पे गिरा हुआ पानी है, क्या वो धीरे धीरे इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ होता है, आप जानते ही हो ये। कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ा भी गीला है, उसके अंदर लिक्विड है, वो धीरे धीरे पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कपड़ा सूख जाएगा। तो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कपड़े को गर्म करना पड़ेगा, कपड़े के नीचे बर्नर गैस लगाना पड़ेगा? नहीं ना, अपने आप वो सूख जाएगा, अपने आप इसके अंदर जितना भी वाटर है वो धीरे धीरे करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। कैसे होता है इवेपोरेशन, आइए समझते हैं। देखो, आपको एक बात बताऊं, ये जो पानी है इसके अंदर पानी के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मिलियंस, बिलियंस। सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, ये जो सरफेस है इसको मैं क्या बोलूंगा? सरफेस। सरफेस के कुछ पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। मुझे बताओ, एटमॉस्फेयर में भी गर्मी होती है, हीट होती है, तो सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और ये पार्टिकल्स इस तरह से भाग जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स भागते कैसे हैं? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, दे विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ओवरकम करके ये पार्टिकल पानी से भाग के बाहर चले जाएंगे। इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, ये तो हमने बोला, एंड दे आर नेवर एट रेस्ट। पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, जिसको हमने ब्राउनियन मोशन भी बोला। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पानी के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ के अंदर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो सकती है। सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, वो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी एंड वो सरफेस से भाग जाएंगे। यही होता है इवेपोरेशन। तो एक बात बताऊं, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है? इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है, तो ये एक सरफेस फेनोमेनन है, एंड जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग वो पूरे पानी में होता है, इट इज अ बल्क फेनोमेनन। बात आपको समझ में आई है? इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है, बॉइलिंग पूरे पानी में होता है, ठीक है। कम ऑन, इज दिस वेरी क्लियर? कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड वो लोग बाहर चले जाएंगे, सरफेस से उठ जाएंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ओके, चलो क्या बोला है, डेफिनेशन देख लो। द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इट्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अल्कोहल भी इवेपोरेट होता है, आपने देखा होगा, एसीटोन भी इवेपोरेट होता है। ये कुछ बातें हैं जो आगे भी बताऊंगा आपको। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर मेरे हाथ पे पानी है, क्या मुझे उसको 100 डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ेगा? नहीं, वो धीरे धीरे करके खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन।
ठीक है, चलिए फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये हम कपड़े सुखाने के एग्जाम्पल को लेकर हम ये समझेंगे कि किस तरीके से इवेपोरेशन अफेक्ट होता है। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मुझे बताओ जब आप कपड़ा सुखाते हो तो क्या आप कपड़े को ऐसे ही सुखा दोगे? अगर ये गीला कपड़ा है, इसको मुझे सुखाना है, तो मैं सिंपली ऐसे 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 करके रख दूंगा, तो क्या वो सूखेगा? नहीं, मुझे इसको स्प्रेड करना पड़ेगा, अच्छे से ऐसे करना पड़ेगा ना, ऐसे करके जब रखूंगा तब ये बराबर से सूखेगा। क्यों मुझे उसको स्प्रेड करना पड़ता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड हो एटमॉस्फेयर में, है ना। इस तरीके से अगर मैं करता हूं ऐसे, तो सरफेस एक्सपोज हो रहा है, नहीं, मुझे स्प्रेड करना पड़ता है ताकि सरफेस इसका एक्सपोज हो पाए, ज्यादा सरफेस एरिया मिले इवेपोरेशन के लिए। तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। वी पुट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग, वी स्प्रेड देम आउट, बराबर है, स्प्रेड करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी इवेपोरेट हो पाएगा। दूसरी बात, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिलते जाएगी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के, उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो फटाफट इवेपोरेशन हो जाएगा, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग, दूसरी बात ह्यूमिडिटी की बात। अगर बारिश है, बारिश, मुझे बताओ बारिश में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब एटमॉस्फेयर में आपके आसपास वाटर वेपर बहुत ज्यादा है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या? हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एंड अगर मैं एक ड्राई सनी डे की बात करूं, सनी डे, ड्राई सनी डे, तो कपड़े जल्दी कब सूखेंगे? बारिश के टाइम पे सूखेंगे या ड्राई सनी डे पे सूखेंगे? ड्राई डे पे सूखेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज सिंपल बात आपको बताऊं, यहां पर एयर में मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर एयर में ज्यादा है, यहां पर एयर में मॉइस्चर कम है और यहां पर मॉइस्चर ज्यादा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपने तो ऑब्जर्व भी किया ही होगा ना कि बारिश में अगर कपड़े सुखाए जाएं तो उनको सूखने को टाइम लगेगा। वही आप एकदम धूप में, तड़कती फड़कती धूप में कपड़े सुखाएं तो जल्दी सूखेंगे। तो मुद्दा क्या है बोलने का? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर अराउंड अस कैनॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। हवा जो होती है उसकी भी एक लिमिट होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, ठीक है। अगर बहुत सारा वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन स्लो होगा। अगर एटमॉस्फेयर में, हवा में वाटर वेपर कम है, मॉइस्चर कम है, तो इवेपोरेशन फटाफट होगा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस, ठीक है। तो ह्यूमिड एयर में इवेपोरेशन स्लो होता है, ड्राई एयर में इवेपोरेशन फास्ट होगा, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में एक और चीज, हवा। जितनी तेज हवा होगी उतनी वाटर मॉलिक्यूल्स को वो अपने साथ साथ लेके जाएगी, है ना। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्ट ऑन अ विंडी डे। हवा अगर तेज है, हवा के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भागेंगे। With increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. ठीक है, आसपास वाटर वेपर कम हो जाएगा, हवा के साथ वाटर वेपर चला गया, आपकी एयर अगर ड्राई हो गई तो फटाफट इवेपोरेशन हो जाएगा। एयर के अंदर मॉइस्चर कम हो गया तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा ना, यही बात है। हवा आएगी, वाटर वेपर को लेके जाएगी, आपके आसपास की एयर ड्राई हो जाएगी, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। फिर एक और बात, आप डॉक्टर के पास अगर जाते हो इंजेक्शन लगाना है तो वो कॉटन में पहले थोड़ा स्पिरिट या अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल से क्लीन करते हैं, आपको इमीडिएटली ठंडा ठंडा लगता है, क्यों? एक सिंपल बात बताओ, अगर आपके स्किन पे अल्कोहल लगाया जाए, क्या ये अल्कोहल, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात है, अगर आपके स्किन पे अल्कोहल लगाया, क्या ये अल्कोहल आपके बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा? आपका जो स्किन है उसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड इवेपोरेट हो जाएगा। आपके स्किन से हीट एब्जॉर्ब करी मतलब आपको ठंडा फील होगा, यस और नो? अल्कोहल लगाया, अल्कोहल ने आपकी हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो यू विल फील कोल्ड, यस और नो? इसी तरह से सिंपल बात आपको बताऊं, नेल पेंट रिमूवर आता है जिसको एसीटोन बोलते हैं, सुना है आपने? एसीटोन, ये एसीटोन भी अगर आपके हाथ पे लिया जाए, अगेन वो आपके हाथ से हीट एब्जॉर्ब करेगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? जितनी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, जिसकी उतनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मतलब जितनी हीट उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वो हीट आपके हाथ से एब्जॉर्ब करेगा। आपका हाथ
ठंडा हो जाएगा, हीट लूज करेगा, यस और नो, एंड यू विल फील अ कूलिंग इफेक्ट। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। आपके हाथ से हीट एब्जॉर्ब हुई, आपकी स्किन से हीट एब्जॉर्ब हुई, आपको ठंडा लगेगा, सिंपल है। चलो उसी तरह से अगर बहुत गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, समर चल रही है, तड़कती धूप है, ऐसे टाइम पे आपने देखा होगा रास्ते वगैरह पे लोग पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं? आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, घर के छपरे पे भी डालते हैं, या फिर ओपन ग्राउंड, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। सिंपल भाषा में, यहां जो पानी आपने डाला वो पानी गर्म सरफेस में से हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड इवेपोरेट होगा, यस और नो। मतलब कहना ही से आपका जो सरफेस है वो ठंडा होगा। वन मोर टाइम, water will absorb heat from hot surface। वैसे पानी को काफी सारी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाई है। हाई मतलब क्या? पानी को काफी सारा हीट लगता है लिक्विड से गैस में जाने के लिए। सो वाटर विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द हॉट सरफेस एंड जो सरफेस है वो ठंडा होगा। यही कंसेप्ट है जमीन पे पानी डालने का, ग्राउंड पे पानी डालने का, ठीक है। दूसरी बात, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अभी समर चल रहा है, तो एक तो आपको पसीना बहुत आएगा, स्वेटिंग होगी, आपको स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग का एक सिंपल मैकेनिज्म आपको बताऊं, अगर आपकी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है तो मुझे बताओ वो जो पसीना है वो पसीना भी आपकी स्किन से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा, मतलब आपकी स्किन कैसी होगी? ठंडी होगी, आपकी बॉडी कूल डाउन होगी, सिंपल बात। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब जो स्वेट है, जो पसीना है, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा जितनी उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, मतलब जितनी उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, वो हीट आपके स्किन से, आपके सरफेस से एब्जॉर्ब होगी। दैट हीट विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लिविंग द बॉडी कूल, सिंपल। एंड कॉटन का क्या फायदा है? कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर एंड इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। मतलब क्या? आपकी बॉडी तो स्वेट बना रही है, आपका जो कॉटन का कपड़ा है वो भी स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, हवा आ रही है तो हवा के साथ साथ भी आपका जो कपड़ा है उसमें से भी पानी इवेपोरेट होगा, तो कपड़ा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा एंड आपका बॉडी जितना स्वेट बना रहा है वो स्वेट भी कपड़े में एब्जॉर्ब होगा, तो आपके बॉडी से भी इवेपोरेशन हो रहा है, आपके कपड़े से भी इवेपोरेशन हो रहा है, तो जो कूलिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स इट। कॉटन पहनना है ताकि बॉडी आपकी कूल रहे। एंड व्हाई डू वी सी वाटर, एक सिंपल बात, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब होता क्या है, आपने ग्लास में ठंडा पानी डाला, तो मुझे एक बात बताओ, इस ग्लास के आसपास की जो एयर है, इस ग्लास के आसपास जो एयर है वो एयर कोल्ड हो जाएगी। एयर में, एयर के अंदर मुझे एक बात बताओ, ग्लास के आसपास की एयर ठंडी हो गई, एयर में वाटर वेपर होगा, ठीक है। वाटर वेपर विल लूज एनर्जी। अगर आप किसी चीज को ठंडा करते हो, इसका मतलब क्या? आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे हो। तो एयर अगर ठंडी हो गई, वाटर वेपर विल लूज एनर्जी एंड पानी के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो ये करीब आकर इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, मतलब यहां पे कंडेंसेशन दिखेगा आपको। तो जो पानी के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो ये आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे एंड वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यस और नो। एंड वही लिक्विड के ड्रॉप्स आपको आपके ग्लास के ऊपर कंडेंसेशन के फॉर्म में दिखते हैं। यही बात है ना, और क्या है? बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत प्यारी बात है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास, इट लूजेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड विच वी कैन सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। पानी के पार्टिकल्स आपस में फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे, यस और नो, कम ऑन, यस और नो। उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फिर से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा एंड गैस का लिक्विड बन जाएगा, एंड यही हमें वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में बाहर लगा हुआ दिखेगा इस तरह से। सो दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर। हमने काफी सारी बातें पढ़ी हैं आज के लेक्चर में। आई होप बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं हुआ है एंड सारी बातें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सारी बातें आपको समझ में आई हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सारे टीचर्स रीस्टार्ट विद मोशन के बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। आपका जो प्रोत्साहन है, मोटिवेशन है, वो बनाए रखें लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के और कमेंट्स के माध्यम से।
तो बस इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टाटा बाय बाय।